Now we'll study apiculture. Apiculture, as you know, is related with honeybee. Apis means honeybee. So we will talk about apiculture. Now, before I tell you about apiculture, if you can think about honeybee and honey, it is nothing new concept about apiculture. Since thousands of years, apiculture has been practiced. मधुमक्खी को आज से 200-300 साल पहले से नहीं पाला जाता, हजारों साल पहले से एपीकल्चर के बारे में पता है. दिस इज नथिंग न्यू. दिस इज एन इंडस्ट्री which is a very small scale, or you can say cottage industry, which has been practiced since thousands of years. That is why it is said it is an age-old cottage industry. आपको खुद नहीं पता human beings को ये start कब हुआ था. Is this clear? Now, when we are talking about honeybee, the thing which strikes in our mind is honey. Day by day, the demand of honey is increasing, so the apiculture has become a small scale as well as it has been performed up to a very big scale one. तो बड़े लेवल पर भी अब एपीकल्चर को किया जाता है. Now, what is apiculture? What is beehive? Beehive मतलब मधुमक्खी का छत्ता, that is termed as beehive. And what is apiculture? Let's have a focus. Apiculture is also termed as beekeeping. Apiculture is the maintenance of hive of honeybee. Maintenance of hive of honeybee for the production of honey. For the production of honey. As I told you, it is age-old cottage industry. आज से नहीं, बहुत पहले से इसके बारे में पता है. वेदों के बारे में हनी की डिटेल्स लिखी हुई हैं, और वेद किसने लिखे हैं ये किसी को नहीं पता है. सो नाउ यू कैन थिंक द इंपॉर्टेंस ऑफ हनी एंड हाउ बैक आर लिटरेचर वेदास इट हैज मेंशन्ड अबाउट इट. क्लियर? डाउन. इंक्रीज डिमांड ऑफ हनी हैज लेड टू लार्ज स्केल बी कीपिंग. बड़े लेवल पर बी कीपिंग किया जाता है. ठीक, तो बी कीपिंग प्रैक्टिसेस अब ज्यादा लेवल पर होने लगी हैं. इवन आर्टिफिशियल हाइव्स लिए जाते हैं. इनमें नेचुरल हाइव से हनी बी को, क्वीन को पकड़ के डाला जाता है और इन हाइव्स को प्रॉपर सूटेबल जगह पर रखा जाता है. ठीक, इन हाइव्स की बात करोगे, इट कैन बी केप्ट इन बी पास्चर्स. ऐसी बड़ी जगह जहां पर नेक्टरीज अवेलेबल हो उनको बोलते हैं आप बी पास्चर्स. दिस कैन बी केप्ट ऑन फ्रूट ऑर्किड्स. तो फ्रूट ऑर्चिड्स की बात करोगे. दूसरी बात, कल्टीवेटेड क्रॉप्स. नाउ, so right now we are talking about beekeeping. We are talking about beekeeping. As I said, large scale beekeeping practices has been done nowadays. Now, when we are talking about beekeeping, it can be practiced in area which is having sufficient bee pastures. Having sufficient bee pastures. Having fruit ऑर्किड्स, कल्टीवेटेड क्रॉप्स, जहां पर क्रॉप्स ग्रो कर रही हैं वहां पर भी आप इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं. ठीक है, जहां बाग बगीचे हो वहां पर प्रैक्टिस कर सकते हैं. इज दिस क्लियर? तो वहां पर अगर आप हाइव्स को रखेंगे तो हनी बी डज नॉट हैव टू गो वेरी लॉन्ग टू कलेक्ट नेक्टर. अगर शॉर्ट डिस्टेंस पर जाकर नेक्टर कलेक्ट करना पड़ेगा तो नंबर ऑफ टर्न्स वुड बी हाई, और अगर बहुत दूर जाकर नेक्टर ला रही है तो नंबर ऑफ टर्न्स वुड बी लेस, और नंबर ऑफ टर्न्स कम हुए तो नेक्टर का कलेक्शन कंपैरेटिवली कम होगा, तो हनी आपको कंपैरेटिवली कम मिलेगा. और हनी बी को भी दूर जाकर आना पड़ रहा है तो उसको भी ये प्रॉब्लम होगी. नाउ, अब इट हैज बिकम सोर्स ऑफ इनकम. इट हैज बिकम एन इनकम जनरेटिंग इंडस्ट्री. कई लोग इसको बड़े लेवल पर भी करते हैं, तो इट हैज बिकम इनकम जनरेटिंग इंडस्ट्री. नाउ, एज आई सेड, बी हाइव्स कैन बी केप्ट इन. अगर छोटे लेवल पर भी है तो बी हाइव्स को कहां रख सकते हो? ठीक, यू कैन केप्ट इन कोर्टयार्ड. कोर्टयार्ड पीछे की तरफ रख सकते हैं. ऑन वरांडा एंड इवन ऑन द रूफ, छत पर भी इसको रखा जा सकता है. तो एपीकल्चर के अंदर कुछ बेसिक बातें हैं जो सिखाई भी जाती हैं एक लेवल पर और बताई भी जाती हैं, क्योंकि इंडस्ट्री रन करना है तो कैसे करना है. Several species of honeybees can be reared to obtain honey, but let's talk about the few important ones. Apis dorsata. Apis dorsata is a species of honeybee. It is also termed as rock bee.
if you know about, or I'll let you know about Apis dorsata. This honeybee is having the largest hive. सबसे बड़ा हाइव, सबसे बड़ा छत्ता अगर किसी हनी बी का है या होता है तो दैट इज ऑफ एपिस डॉर्सेटा. इट इज टर्म्ड एज रॉक बी. ये ऊंची ऊंची चट्टानों पर अपना हाइव बनाती है और बहुत बड़ा हाइव होता है इसका. इट यील्ड्स मैक्सिमम हनी पर हाइव. अगर एक हाइव को देखा जाए तो सबसे ज्यादा हनी एपिस डॉर्सेटा ही देगी. नाउ why not to rear this Apis dorsata? Of course, Apis dorsata is reared, but you have to be very cautious while rearing this because migratory nature. Which nature? Migratory nature. And one more, aggressive. This is highly aggressive of ferocious nature. बहुत गुस्सेले स्वभाव की होती है. दूसरी बात, इसका माइग्रेटरी नेचर होता है, इसलिए बहुत ज्यादा गुस्सा होने की वजह से, बहुत ज्यादा एग्रेसिव नेचर होने की वजह से पालते वक्त इस पर बहुत ज्यादा इसकी हैंडलिंग पर ध्यान रखना होगा. सो दिस इज एपिस डॉर्सेटा. दिस इज ऑल्सो टर्म्ड एज वाइल्ड बी. नाउ टॉकिंग अबाउट एपिस इंडिका. एपिस इंडिका इज टर्म्ड एज कॉमन बी. एपिस इंडिका इज टर्म्ड एज कॉमन बी. दिस इज द मोस्ट कॉमन बी. इंडिया के अंदर ज्यादातर जो आपको हनी बी के हाइव नजर आएंगे, दे आर ऑफ एपिस इंडिका. दैट इज वाई दिस इज टर्म्ड एज कॉमन बी. नाउ बिकॉज एज आई सेड, एपीकल्चर इज नाउ डेज रनिंग एज एन इंडस्ट्री, और इंडस्ट्री के अंदर टर्नओवर और प्रोडक्शन बहुत मैटर करता है. लिसन, एपिस मेलिफेरा, दिस इज यूरोपियन बी. It is also termed as commercial bee. This is also termed as commercial bee. Look, the collection of nectar, the rate of collection of nectar by mellifera is more than indica. Apis indica का नेक्टर कलेक्शन रेट और एपिस मेलिफेरा का कलेक्शन रेट, तो मेलिफेरा का जो कलेक्शन होता है वो इंडिका से कंपैरेटिवली ज्यादा है. इसलिए व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट commercial level, we focus on mellifera. We focus on mellifera. One more species of honeybee is there, that is termed as epiflori. This is termed as little bee. ये सबसे छोटी हनी बी है. इसका हाइव भी बहुत छोटा होता है, तो कई लोग इसको रियर करना प्रेफर नहीं करते, और कई को लगता है छोटे छोटे से हाइव अगर बहुत सारे होंगे तो फाइनली कुछ कलेक्शन मिलेगा. इज दिस क्लियर? सो नाउ प्रेफर्ड फॉर दीज आर टू. ये बहुत छोटी है इसलिए कुछ सोचते हैं, और इसमें एक्स्ट्रा कॉशियसनेस चाहिए इसलिए इस पर भी ध्यान देते हैं. इसलिए वी हैव टू ऑप्शंस लेफ्ट, बट एज कंपेयर टू इंडिका, मेलिफेरा कलेक्शन रेट इज फार मोर बेटर, हेंस कमर्शियली मेलिफेरा इज रेयर्ड. नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट बी कीपिंग, जब अपन एपीकल्चर की बात कर रहे हैं तो यहां पर एक बात ध्यान रखें, एपीकल्चर इज नॉट लेबर इंटेंसिव. इसमें कंपैरेटिवली कम मेहनत चाहिए, बट इट रिक्वायर्स सम स्पेशलाइज्ड नॉलेज. इट रिक्वायर्स सम स्पेशलाइज्ड नॉलेज. व्हाट आई सेड, इट इज नॉट लेबर इंटेंसिव. दैट मीन्स इट इज रिलेटिवली इजी, but it does require some specialized knowledge. So when a person is going for beekeeping industry, जो मधुमक्खी को पालने जा रहा है, so he has to get some knowledge. There are several organizations which teach beekeeping. इंडिया के अंदर कई ऑर्गेनाइजेशन हैं जो बताते हैं how you have to go for beekeeping, मधुमक्खी को कैसे पाला जाए. Now, let's talk about few important points. Few important points for successful beekeeping. Now, first of all, knowledge about the nature and habits of bees. जिसे आप पाल रहे हो उसकी हैबिट के बारे में भी पता होना चाहिए और उसके नेचर के बारे में भी पता होना चाहिए. इज दिस क्लियर? ये आपको बोला था दिस इज हाईली फेरोशियस इन नेचर, तो कुछ लोग इसको कंपैरेटिवली कम प्रेफर करके इनको प्रेफर करते हैं. Is this clear? So you know the nature and habits of honeybee, इसके बारे में पता होना चाहिए. Next, selection of suitable location. Which location? Selection of suitable location for keeping hives.
जब आप आर्टिफिशियल हाइव को रख रहे हैं तो लोकेशन के बारे में पता होना चाहिए, किस जगह पर रखा जाए। क्रॉप फील्ड्स में रखोगे एट द टाइम ऑफ फ्लावरिंग तो पॉलिनेशन ज्यादा होगा, पॉलिनेशन ज्यादा होगा तो यील्ड बढ़ेगी। तो आपका दो पर्पस एक साथ सॉल्व हो रहा है, ज्यादा पॉलिनेशन से आपकी क्रॉप यील्ड बढ़ेगी और नेक्टर का कलेक्शन ज्यादा होगा तो यू विल ऑब्टेन मोर हनी। इज दिस क्लियर? यू कीप इट इन लार्ज एज आई सेड। बी पास्चर्स, उन पर्टिकुलर जगह पर सोचना पड़ेगा। इसका मतलब व्हेन यू आर प्लेसिंग अ हाइव यू हैव टू कीप इन माइंड कि हनी बी को बहुत ज्यादा दूर न जाना पड़े। हनी बी शुड नॉट ट्रेवल मोर डिस्टेंस फॉर कलेक्शन ऑफ नेक्टर। जितना पास में मिलेगा उतना बेटर होगा। नेक्स्ट, मैनेजमेंट ऑफ बी हाइव्स ड्यूरिंग डिफरेंट सीजन, डिफरेंट सीजन्स पर मैनेजमेंट। क्लियर? राइट नाउ यू हैव केप्ट इन ओपन स्पेस, लेकिन बारिश आई तो क्या सीधा पानी उनके ऊपर गिरना चाहिए? नो। क्या सनलाइट सीधी उनके ऊपर गिरनी चाहिए? नो। क्योंकि जब हनी भी खुद का हाइव बनाती है तो बहुत सारी कैलकुलेशंस रखती है। लाइट कितनी आएगी, सीधा पानी नहीं आएगा, बहुत सारी कैलकुलेशन के साथ रखा जाता है। सो डिफरेंट सीजन में इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेंटेन द हाइव। नाउ, कैचिंग एंड हाइविंग ऑफ द swamps. When we are talking about swarm, most of you know the meaning of word swarm. Swarm means group of bee. Insect के झुंड को क्या बोलते हो आप? Swarm. तो honey bee के झुंड को क्या बोलोगे आप? Swarm. Hiving of swarm and catching. When you are rearing honey bee in an artificial hive, scientifically designed artificial hive, so you have to collect the queen bee, you have to collect the bees from the natural hive. अब जाकर ऐसे तो पकड़ नहीं लेंगे। हाउ टू कैच हनी बी एंड व्हेन टू कैच हनी बी, दीज ऑल आर टॉट। इनके बारे में भी पता होना चाहिए। हनी बी में क्वीन बी को आर्टिफिशियल हाइव में कब कब रिप्लेस करना चाहिए ये भी पता होना चाहिए। नाउ, हैंडलिंग एंड कलेक्शन ऑफ बी एंड हनी, बी वैक्स एंड हनी। हैंडलिंग एंड कलेक्शन, हनी को कैसे निकाला जाए, उसके बाद वैक्स को कैसे, हनी और वैक्स को कैसे सेपरेट किया जाए, इन सब के बारे में भी पता होना चाहिए। तो ईच एंड एवरीथिंग, माइन्यूट से माइन्यूट चीज आपको इट इज बीइंग टॉट बाय दीज ऑर्गेनाइजेशन इफ वी आर गोइंग फॉर बी कीपिंग। नाउ, टॉकिंग अबाउट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड विद हनी बी, एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट हनी बी, it is very important pollinator of our crops. Honeybee is a very important pollinator of many of our crop species, but not all of our crop species. Pollinator बहुत important pollinator है, ज्यादातर crop species की pollinator है, लेकिन सारी crop species की pollinator honeybee नहीं है। Let's talk about some important one. Brassica, sunflower, एप्पल, पियर, इन सब की बहुत अच्छी पॉलिनेटर कौन है? हनी बी। नाउ, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट पॉलिनेशन, तो जब फ्लावरिंग सीजन होगा, ड्यूरिंग फ्लावरिंग सीजन इट इज बेटर टू कीप आर्टिफिशियल हाइव और बी हाइव इन क्रॉप फील्ड्स ड्यूरिंग फ्लावरिंग सीजन। ड्यूरिंग फ्लावरिंग सीजन क्रॉप की यील्ड बढ़ेगी और जब ज्यादा से ज्यादा वो फ्लावर्स को विजिट करेगी तो नेक्टर का कलेक्शन भी ज्यादा होगा, तो हनी भी ज्यादा मिलेगा। तो यू हैव सॉल्व टू ऑफ योर पर्पस। पॉलिनेशन ज्यादा होने से आपने क्रॉप की यील्ड बढ़ाई और दूसरी बात आपको हनी भी ज्यादा मिला। नाउ, टॉकिंग अबाउट हनी बी शोज पॉलीमॉर्फिज्म। हनी बी शोज पॉलीमॉर्फिज्म। लुक, एज यू ऑल हैव स्टडीड इन 11th क्लास टर्म मॉर्फोलॉजी, वो आप पहले भी पढ़ चुके हैं, बट यू आर फेमिलियर। मॉर्फोलॉजी की बात करोगे, इन हाइव मेनली 3 टाइप्स ऑफ हनी बीज आर प्रेजेंट। एक हाइव में मेनली 3 तरह की हनी बीज होती हैं। नाउ, जो सबसे बड़ी होती है साइज में, दैट इज क्वीन। जो क्वीन से छोटा होता है वो है ड्रोन, और जो साइज में सबसे छोटा होता है वो है वर्कर। इसका मतलब तीनों हनी बी आपके सामने रख दी जाए तो सबसे बड़ी साइज में आपको क्वीन दिखेगी, सबसे छोटी साइज में आपको वर्कर दिखेगा, और जिसकी बीच की साइज आपको नजर आएगी दैट वुड बी ड्रोन। इसका मतलब हनी बी एक सोशल इंसेक्ट है जो कॉलोनी में रहती है। इट शोज पॉलीमॉर्फिज्म, इट शोज पॉलीमॉर्फिज्म। इसका मतलब सारी की सारी हनी बी जो एक हाइव में होती हैं, एग्जैक्टली दे आर नॉट सिमिलर।
उनमें साइज में डिफरेंस है. दिस इज पॉलीमॉर्फिज्म. नाउ व्हेन हनी बी इज अ सोशल इंसेक्ट, तो जब आप सोसाइटी में रहते हैं तो सोसाइटी में सबके काम अलग होते हैं. प्लम्बर का काम अलग होगा, इलेक्ट्रीशियन का काम अलग होगा. इन द सिमिलर मैनर दे शो डिविजन ऑफ वर्क. इनके काम भी अलग अलग होंगे जो अभी मैं आपको आगे बताऊंगा. क्वीन का काम एग लेइंग होगा. ड्रोन का सिर्फ एक ही काम होता है, मेटिंग विद क्वीन व्हेन रिक्वायर्ड. और वर्कर की बात करोगे, सबसे ज्यादा काम जिसके पास होता है दैट इज वर्कर. Worker is doing hell lot of work. Almost all responsibility is performed by worker. The sole duty of drone is to go for mating with queen, and purpose of queen is egg laying and to control the colony. Is this clear? Now, when we are talking about honeybee, we obtain honey as well as bee wax. तो हनी और बी वैक्स की जब मैं आपको कंपैरेटिव डिटेल बताऊंगा, इनका कंपैरिजन करने के बाद, तो ये ज्यादा बेटर होगा. व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन हनी, विच इज प्राइमरी प्रोडक्ट, विच इज टर्म्ड एज सेकेंडरी प्रोडक्ट, वो भी अपन देखते हैं. क्लियर? एज आई टोल्ड यू, हनी बी शोज पॉलीमॉर्फिज्म, इट शोज डिविजन ऑफ वर्क. लेट्स टॉक अबाउट इट. आई टोल्ड यू 3 टाइप्स ऑफ हनी बीज आर फाउंड इन हाइव. मधुमक्खी के हाइव में, हनी बी के हाइव में, you will find 3 different types of honeybee. One is queen, one is worker, and other is drone. Look, hive could be small and hive could be large. एक हाइव में 5000 हनी बी भी हो सकती है, और बड़ा हो तो इट कुड बी 50,000 इवन. तो 5000 की कॉलोनी हो चाहे 50,000 की हो, क्वीन इज ऑलवेज सिंगल. फ्यू हंड्रेड, 100 या 200 के आसपास, 100 to 200 drones are there. Remaining thousands are always worker. So look, if I talk about number, queen is only single per hive, drone is few hundred per hive, and the maximum number, as you can see, is of worker. Now, largest in the size is queen, and the smallest in the size is worker. Largest in the hive is queen and smallest size is of worker. तो बीच की साइज किसकी होगी? Drone. Now, so this was related with size. Now, talking about lifespan. Look, queen, the lifespan of queen is around 3 to 5 years. 3 से 5 साल तक का लाइफ स्पैन होता है क्वीन का. So the longest lifespan is of queen. 3 to 4 months lifespan is of drone. But 6 to 8 weeks, that means around 2 months, is the lifespan of worker. So the longest lifespan is of queen, and the shortest lifespan is of worker. Now, earlier I said the only duty of drone is mating with queen and no other duty it is going to perform. इसका काम केवल mating करना है, बाकी कोई काम नहीं इसका. Listen, when we are talking about queen, पूरे hive में ड्रोन मेल है, बाकी दोनों फीमेल है. सो लुक, क्वीन, एज द नेम शोज, क्वीन इज फीमेल. वर्कर इज अगेन अ फीमेल. सो क्वीन एंड वर्कर बोथ आर फीमेल, एंड द ओनली मेल इन द हाइव इज ड्रोन. नाउ, क्वीन लेज एग. क्वीन की बात करोगे, इट लेज एग, and laying egg is around 2000 eggs. Queen lays around 2000 eggs per day. Queen lays around 2000 eggs per day. So queen is fertile or sterile? Look, queen is also female and worker is also female. If both starts laying egg, number of egg would increase. Then who is going to do the job? So what did nature do? Nature ने क्या किया? क्वीन को एग लेइंग कैपेसिटी की कैपेबिलिटी दी, और वर्कर को डिस्पाइट ऑफ बीइंग फीमेल उसको स्टेराइल बना दिया.
तो पूरे हाइव में स्टेराइल कौन? तो स्टेराइल फीमेल इज वर्कर. नाउ queen is diploid. Number of chromosome in queen is 32. Again, number of chromosome in worker is also 32, but number of chromosome in drone is 16. That means haploid. पूरे हाइव में हैप्लॉइड कौन है? ड्रोन. बाकी सब क्या है? डिप्लॉइड. पूरे हाइव में मेल कौन है? ड्रोन. बाकी सब क्या है? फीमेल. नाउ ड्रोन की बात करोगे, व्हेन आई टेल यू अबाउट द लाइफ साइकिल आई लेट यू नो अबाउट पार्थेनोजेनेसिस. सो ड्रोन डेवलप्स फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड एग. अगर किसी एग में स्पर्म एंटर नहीं करे, उसके बाद भी एग से किसी इंडिविजुअल का डेवलपमेंट हो, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस. दैट पर्टिकुलर प्रोसेस इज टर्म्ड एज पार्थेनोजेनेसिस. दैट आई विल रिपीट इट अगेन. जब आएगा लाइफ साइकिल में तब मैं आपको पार्थेनोजेनेसिस हाईलाइट करूंगा. Meanwhile, look, royal jelly. Queen feeds on a very special diet that is termed as royal jelly. It has very important ingredients. Royal jelly is secreted by worker. Worker की special gland से जो secret हो रहा है, that is termed as royal jelly. Remaining all members they feed on bee bread. Remaining all members they feed on bee bread. Now, the working. The only function of queen is to lay egg, but queen is the whole soul of the colony. She is the supreme commander even of the colony. But when we are talking about the function of work, तो यहां पर egg laying is the main function right now of queen. ठीक, हाइव को कमांड करना भी किसके कंट्रोल में है? क्वीन का. और यहां पर क्वीन का काम आपने देखा egg laying, around 2000 eggs per day. Now, let's talk about workers. Workers में you'll find varieties. Scout bee. First, let's talk about scout bee. Scout bee is that worker which move in search of nectar. हाइव से सारी मक्खियां एक साथ नेक्टर सर्च करने के लिए नहीं जाती. Selected honey bee which move in search of nectar are termed as scout bee. Scout bee, after searching nectar, they return to hive and communicate the information to remaining workers, and now the remaining worker in thousands move to that particular place for the collection of nectar. So scout bee are the honey bees which move in search of nectar. Next type of worker is nurse bee. The function of nurse bee is to feed all. सबको खाना प्रोवाइड करना किसका काम होगा? नर्स बी. Now, क्लीनर्स. हाइव होगा, मेंबर्स रहेंगे तो गंदगी भी होगी, तो हाइव को टाइम टू टाइम साफ करने का जिनका काम होता है, दोज आर टर्म्ड एज क्लीनर्स. वन मोर, सोल्जर. ईच हाइव हैज सोल्जर्स टू डिफेंड दैट पर्टिकुलर कॉलोनी. सो सोल्जर्स आर दोज वर्कर बी विच डिफेंड द कॉलोनी. नाउ बिल्डर्स, दोज हनी बीज विच बिल्ड द हाइव. जो मधुमक्खी के हाइव को, छत्ते को बनाती हैं, उन वर्कर्स को बोलते हैं बिल्डर्स. नाउ द सोल फंक्शन, द सोल ड्यूटी ऑफ ड्रोन इज मेटिंग विद क्वीन. द सोल ड्यूटी ऑफ ड्रोन इज ओनली एंड ओनली मेटिंग विद क्वीन. नाउ लुक एट दिस हनी बी. You see 3 important difference. This honey bee is a worker bee because, can you see the last pair of leg is having pollen basket? Yes. Pollen basket is found only in worker bee. Sting, it is found only in worker bee. And as you can see, these are wax glands. These are what? These are wax gland. और यही वो wax gland है जो hive के construction में help करेंगे. जो sting करेगा, डंक मारता है, वो भी worker है. और नेक्टर सक करना भी केवल किसको आता है? वर्कर को. सो दे नो हाउ टू सक नेक्टर बिकॉज माउथ पार्ट्स इनके वैसे ही हैं. और जब नेक्टर कलेक्ट करने जाते हैं, मीनवाइल दे ऑल्सो कलेक्ट स्मॉल अमाउंट ऑफ पोलन. सो पोलन बास्केट, वैक्स ग्लैंड एंड स्टिंग, दे आर फाउंड इन वर्कर. दे आर फाउंड इन वर्कर. नाउ एज आई सेड, लेट मी शो यू वन मोर कंपैरेटिव डिफरेंस. यहां पर मैंने आपको बताया था नंबर्स के बारे में. देन आई टोल्ड यू अबाउट साइज
एज यू कैन रिकॉल, पूरे हाइव में सबसे बड़ी होती है क्वीन और सबसे छोटा होता है वर्कर. लुक, queen has a structure called ovipositor. Queen has the structure called ovipositor. As all of you have studied in cockroach, female cockroach में भी एक स्ट्रक्चर होता है जो एग लेइंग के टाइम पर सपोर्ट करेगा, दैट इज, तो एग्स को अपनी पोजीशन पर रखने के लिए जो स्ट्रक्चर होता है दैट इज टर्म्ड एज ओविपोजिटर. नाउ लेट्स टॉक अबाउट वर्कर. स्टिंग इज फाउंड ओनली इन वर्कर. Hey, wax gland is again found only in worker, and pollen basket is found only in worker. Nectar is again collected only and only by worker, and out of these nothing is found in drone, and out of these nothing is found in drone. Now after drone, let's again focus on queen, but now we'll focus on life cycle. Look, queen lays two types of eggs. Queen lays two types of eggs, fertilized and unfertilized. Eggs laid are haploid. Unfertilized egg is slightly bigger, and in unfertilized egg, sperm never enters. Now, when we are talking about unfertilized egg, number of chromosomes are 16. Unfertilized egg haploid है. This haploid egg जब किसी unfertilized egg से किसी इंडिविजुअल का कंप्लीट डेवलपमेंट होता है, तो मैंने प्रोसेस का नाम बताया था. द प्रोसेस इज टर्म्ड एज पार्थेनोजेनेसिस. दैट इज टर्म्ड एज पार्थेनोजेनेसिस. सो unfertilized egg always give rise to drone oblique male, and the process is termed as parthenogenesis. The process is termed as parthenogenesis. Now, when we are talking about drone, drone की complete body haploid है. Body of drone is made up of haploid cells, and sperms are produced in drone. And as you all know, meiosis can never occur in haploid cell, hence sperms are produced by mitosis. हैप्लॉइड ड्रोन की बॉडी के अंदर स्पर्म का प्रोडक्शन होगा बाय माइटोसिस. नाउ टॉकिंग अबाउट फर्टिलाइज्ड एग. स्पर्म व्हेन एंटर्स इनसाइड द फर्टिलाइज्ड एग, जब स्पर्म एग के अंदर एंटर हो गया, स्पर्म जब एग के अंदर एंटर हुआ तो एग क्या हो गया? फर्टिलाइज. फर्टिलाइज्ड एग की बात करेंगे. नाउ दिस इज डिप्लॉयड. फर्टिलाइज्ड एग इज डिप्लॉयड. Now, larva which develops from fertilized egg, now fate will be decided. If it is fed on bee bread, it will develop into worker. But if the larva is continuously fed on royal jelly, it will develop into queen. Now, both queen and worker, as you can see, develop from fertilized egg. Queen and worker both develop from fertilized egg. Queen and worker both are female. That means female develops from fertilized egg. Females are diploid. The only difference is queen is fertile female, whereas worker is sterile female. Male always develops from unfertilized egg by the process called parthenogenesis. Look, parthenogenesis are even of different types, and this type of parthenogenesis where only male develops, this is termed as erinotochy, but we don't have to focus on erinotochy. Now, queen. Look, when old queen is replaced by new queen, हर इंडिविजुअल का स्पैन लिमिटेड होता है. एक टाइम के बाद when age is over or egg laying capacity or egg laying capacity of queen is lost, the queen is removed from the hive. Is this clear? Or if there is death of queen, again queen, the hive is free from queen. Now this new queen, virgin queen, it has to take over the hive. अब नई मक्खी को क्या होगा? नई रानी मक्खी को, नई क्वीन को टेक ओवर करना है इस हाइव को. बट बिकॉज शी इज वर्जिन, she cannot lay fertilized egg. For that she requires mating. Now virgin queen will fly, that is termed as nuptial flight. Virgin queen उड़ेगी, that is termed as nuptial flight. जब virgin queen mating के लिए उड़ती है, when virgin queen
moves for mating, fly for mating, that is termed as nuptial flight or marriage flight. Now, at the time of flight, she releases sex pheromones. Sex pheromones are released by virgin queen. Remaining drones, almost all drones follow the queen. Only one successful drone while flight. उड़ते उड़ते at the time of flight, only one drone can copulate with female. जब मेटिंग कंप्लीट हो जाएगी, मेल रिलीजेस thousands of sperm, millions of sperms in the body of queen. क्वीन की बॉडी में बहुत सारे स्पर्म रिलीज हो गए कि नहीं? When the process of copulation is completed, male will withdraw the penis. Male penis जैसा स्ट्रक्चर withdraw कर लेगा. At the time उसमें ब्रेकडाउन होगा पेनिस जैसे स्ट्रक्चर में और बहुत ज्यादा सीवियर ब्लीडिंग की वजह से मेल की डेथ हो जाएगी. फीमेल विल रिटर्न टू हाइव एंड शी विल स्टार्ट लेइंग एग. तो फीमेल वापस हाइव में चली जाती है और एग देने का प्रोसेस स्टार्ट कर देती है. जो रिमेनिंग ड्रोन्स होते हैं उनको अब हाइव में एंट्री नहीं मिलती बिकॉज ड्रोन्स डू नॉट नो हाउ टू सक नेक्टर, दे स्टार्व एंड दे फाइनली डाई. तो ड्रोन का काम मैंने आपको बताया था, ओनली मेटिंग विद क्वीन इज द सोल पर्पस ऑफ ड्रोन. क्लियर? नाउ सो दैट मीन्स queen lays 2 types of eggs. How many types of eggs? 2 types of eggs, from which 3 types of honeybees develop. Queen lays 2 types of eggs, from which 3 types of honeybees develop. Now, talking about bee dance. Exactly, bee dance is not a dance. Bee performs specific type of movement to convey the information related with food to other members. So that specific type of movement is commonly termed as bee dance. And this bee dance or this specific type of movement was finally decoded by Carl von Frisch. Look, Carl von Frisch was a Russian scientist. He was Russian ethologist. Clear? Carl von Frisch, he studied hive of honeybee for 10 years. 10 साल तक मधुमक्खी के छत्ते को स्टडी किया. उसके बाद द कंक्लूजन ही पब्लिश्ड इन हिज थियरी. उसने सारा का सारा कंक्लूजन अपनी थीसिस में पब्लिश करके सबमिट किया एंड फॉर दैट ही वाज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज. उसमें उन्होंने एक्सप्लेन क्या किया था, हाउ द हनी बीज दे कम्युनिकेट. इज दिस क्लियर? नाउ if you can recall, I told you about the worker bee. If you can recall, scout bee. Scout bee is the honey bee which move in search of nectar. सारी मधुमक्खियां एक साथ नेक्टर सर्च करने नहीं जाती. Selected honey bee, they move in search of nectar. When they find the source of nectar, honey bees return back to hive. Now, when they return to hive, they can perform two type of dance. Suppose this is hive. Suppose this is beehive. If the source of nectar is less than 75 meters from the hive, then scout bee will perform round dance. Then scout bee will perform round dance. Remaining worker bee, they will keep on watching, observing the scout bee. राउंड मूव कर रही है, इसका मतलब ज्यादा दूर नहीं जाना, फूड पास ही में अवेलेबल है, नेक्टर पास में ही अवेलेबल है. ना स्काउट बी जिस पर्टिकुलर फ्लावर के ऊपर बैठकर आई है, फ्रेग्रेंस ऑफ दैट फ्लावर उसकी बॉडी पर है. द रिमेनिंग वर्कर बी विल मेमोराइज द फ्रेग्रेंस ऑफ दैट फ्लावर और वो उड़ जाएंगी. लो एल्टीट्यूड पर उड़ेंगी और जहां पर्टिकुलर फ्रेग्रेंस आ रही है वहीं से वो उस पर्टिकुलर फ्लावर के फ्रेग्रेंस से वो नेक्टर कलेक्ट करके लाएंगी. इनकी मेमोरी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है एंड द डायरेक्शन सेंस इज अगेन वेल डेवलप्ड. 300 तरह के डिफरेंट फ्लावर्स रख दीजिए, लेकिन जहां से उनकी मेमोरी में वो पर्टिकुलर फ्रेग्रेंस है उस पर्टिकुलर फ्लावर से ही वो नेक्टर कलेक्ट करेंगी और किसी से नहीं. नाउ सो व्हेन स्काउट बी रिटर्न टू हाइव, it may perform two types of dance depending on the distance. If distance is less than 75 meters from the hive, then scout bee will perform round dance. Round dance conveys the distance but not direction. Now talking about tail waggle dance. If distance of nectar is more than 75 meters from the hive, then they'll perform particular type of dance that is termed as tail waggle dance. स्काउट भी आती है, हाइव के ऊपर जिगजैग जिगजैग करती हुई ऊपर चलेगी, फिर नॉर्मल चल के नीचे आएगी, फिर जिगजैग जिगजैग करती हुई ऊपर चलेगी, फिर नॉर्मल चल के नीचे आएगी. सपोज लाइक दिस, जिगजैग जिगजैग ऊपर की तरफ,
फिर नॉर्मल चल के नीचे की तरफ, फिर जिगजैग जिगजैग ऊपर की तरफ, फिर नॉर्मल चल के नीचे की तरफ। इज दिस क्लियर? नाउ दिस टाइप ऑफ मूवमेंट इज टर्म्ड एज अपराइट। दिस इज टर्म्ड एज अपराइट। When food is in the direction of sun, suppose this is hive और इस डायरेक्शन में पीछे की तरफ सन है, तो when food is in the direction of sun, movement is upright. बट हाइव यहां सन पीछे के डायरेक्शन में और उधर दूर की तरफ क्या मिला है? सोर्स ऑफ नेक्टर। तो मूवमेंट कैसा होगा? दैट वुड बी अपराइट डाउन। द मूवमेंट वुड बी अपराइट डाउन। सो इफ टेल वेगल डांस इज अपराइट, food is in the direction of sun, and when tail waggle dance is upright down, food is opposite to the direction of sun. Is this clear? Now, after collection of nectar, that is released, that is brought to hive, and that is released in a special type of chamber, and that chamber is termed as storage chamber. Storage chamber are further of two types. One is meant for storage of pollen and other is meant for storage of nectar. So in nectar storage chamber, nectar is stored. Now, from honeybee, we obtain honey as well as bee wax. Look, when we are talking about honey, honey is the modification of nectar. Before, how honey is formed? Let's talk about two important points. Honey is highly viscous. It is 200 to 250 times more viscous than water. So no bacterial growth could take place on honey because it is highly viscous. It is the modification of nectar, and honey is acidic in nature. Honey is acidic in nature. Now, how it is produced, I'll let you know. But meanwhile, let's talk about the bee wax. Bee wax is the primary product, because it is secreted by the wax gland. Secretion of gland. This is the secretion of gland. So it is the real product, primary product. Whereas honey is not the secretion of gland, it is the modification of nectar. Now, honey is used for the construction of hive. Honey is used for the construction of hive. Roughly, these type of cells are formed for the construction of hive. Now, in hive you have two types of chamber mainly, brood chamber and storage chamber. Storage chamber are further of two types. One is meant for storage of pollen and other is meant for the storage of nectar. Now, when we are talking about bee wax, what is the utility? Bee wax is used in the polishes. It is used in cosmetics. Bee wax is used in polishes and cosmetics of different kind. But when we are talking about honey, honey is edible. Honey is edible. This is what? The food of high nutritive value. Honey is the food of high nutritive value. It is also used in indigenous medicine system. When we are talking about indigenous medicine system, we are talking about Ayurveda. Ayurveda has Indian origin. आयुर्वेद के ज्यादातर पाउडर या चूर्ण जो होते हैं वो शहद के साथ लिए जाते हैं. Is this clear? And honey is a good laxative even. Now, this is worker bee. Worker bee collects the nectar. That nectar is temporarily stored in crop region, the dilated part, last dilated part of esophagus is termed as crop. Now, it is mixed with, at the time of sucking, it is mixed with the saliva, and the enzymes present in the secretion, they break down sucrose into glucose and fructose. Now, when honeybee return to hive, it regurgitates, जो उसने मुंह में रखा था उसको रिलीज कर दिया जाएगा नेक्टर स्टोरेज चैम्बर में, फिर वापस जाएगी, फिर आएगी. नाउ दिस प्रोसेस कीप्स ऑन एंड ऑन. नाउ सो दिस प्रोसेस इज ऑन एंड ऑन. इज दिस क्लियर? इसीलिए आप हनी बी के लिए एक टर्म यूज करते हैं, एज बिजी एज बी. हनी बी बहुत ज्यादा बिजी रहती है. इट बिकम्स स्लगिश ओनली ड्यूरिंग विंटर सीजन. नाउ लुक, nectar, when this chamber is completely filled, इसके ऊपर वैक्स की एक कवरिंग कर दी जाएगी. नेक्स्ट
इसका नंबर होगा नेक्स्ट. सो इन अ वेरी सिस्टमैटिक मैनर ये चैम्बर्स भरते जाते हैं एंड दे आर सील्ड. जब ये भर जाते हैं, उनके ऊपर वैक्स की कवरिंग बन जाती है, उसके बाद थाउजेंड्स ऑफ हनी बीज दे स्टार्ट फैनिंग. दे फ्लटर देयर विंग्स. विंग्स को तेजी से फड़फड़ाते हैं, एयर का सर्कुलेशन बढ़ जाता है, वाटर इवेपोरेट होगा और अब इसके अंदर जो विस्कस चीज बची है उसको बोलोगे आप हनी. तो हनी का फॉर्मेशन हनी बी के क्रॉप में नहीं, हाइव के सेल के अंदर होता है. इज दिस क्लियर? नाउ when we are talking about honey, let's talk about the composition. Fructose is maximum, it is 40 to 45%. Talking about glucose, it is around 32 to 37%. Talking about water, this is 17 to 20%. It has what? Even pigments and minerals, that is also termed as ash. Is this clear? But the major component is fructose, and you can recall fructose and glucose are monosaccharides, whereas when we are talking about sucrose, it is a disaccharide. So this was about honey.